तो आज के विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा शिमला समझौता 1972 के बारे में। यह समझौता हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में यह समझौता हुआ था। लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले एक और बातें मैं कहना चाहूँगा। जो लोग नए हैं वे क्या करेंगे, पिछली क्लास को जरूर देख लेंगे ताकि उन्हें सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए समझते हैं शिमला समझौता के बारे में कि इस समझौते में क्या-क्या वादे किए गए थे या क्या-क्या हुआ था। जैसा कि बात करते हैं इस समझौते कहा जा रहा है कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य था उन युद्ध बंदियों को छुड़ाना था जो भारत और पाकिस्तान की सेना के अधीन थे। कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिक जो थे, भारत के सैनिकों द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया था और कुछ हमारे भी सैनिक शायद हो सकते हैं जो पाकिस्तान के सैनिकों ने भी हो सकता है बंदी बना लिया हो। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा सी ये बातें, लेकिन मोस्टली आप ये मान के चलिए कि इस समय जो हारा था वो पाकिस्तान ही पूरी तरीके से हारा था। दूसरी बात करते हैं, इस समझौते में कहा गया कि जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से आप जानते हैं, अब उसे एक नए राज्य के रूप में दर्जा देना चाहिए, यानी कि बांग्लादेश के रूप में दर्जा दे देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि शिमला समझौता में सबसे पहली बात करते हैं तो इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ये था कि उन युद्ध बंदियों को छुड़ाना था जो भारत और पाकिस्तान की सेना के अधीन थे और जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हम जानते हैं उसे बांग्लादेश के रूप में मान्यता देना था। इसलिए यह समझौता हुआ था। लेकिन आइए समझते हैं और भी बातें इसमें क्या क्या कही गई थी, यानी कि कौन कौन से वादे और भी किए गए थे इस समझौते में। जैसा कि बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि बात करते हैं एक मिनट जैसे कि बात करते हैं समझिएगा, जैसे कि बात करते हैं दोनों देश सभी विवादों और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत करेंगे। शिमला समझौता में ये कहा गया जैसे ताशकंद समझौते में हुआ था वैसे ही सारी बातें मान के चलिए यहाँ पर भी कही जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि दोनों देश एक बड़े बड़े वादा करेंगे, लेकिन भारत तो अपने वादा पर हमेशा क्या करता है, खरे उतरता है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी अपने वादे पर खरे नहीं उतरता है। वो हमेशा क्या करता है, धोखा दे देता है। समझिएगा इस कहानी को, समझिएगा अच्छे से इस कहानी को। देखिए, कहा जा रहा है कि दोनों देश सभी विवादों और समस्याओं को शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत करेंगे। यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी प्रकार के विवाद होते हैं या कोई समस्याएं होती हैं तो वे क्या करेंगे, दोनों देश शांतिपूर्ण ढंग से क्या करेंगे, समाधान करेंगे। दोनों एक दूसरे से सीधी बातचीत करेंगे। फिर कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्यवाही नहीं करेंगे, कोई भी देश एक दूसरे की तरफ एक तरफा कार्यवाही नहीं करेंगे। और नेक्स्ट बात ये कही गई कि एक दूसरे के विरुद्ध बल का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो जैसे ताशकंद समझौते में जो वादे किए गए थे वही वादे यहाँ पर भी किए जा रहे हैं कि कोई भी देश एक दूसरे पर एक तरफा कार्यवाही नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कही गई या कहा गया दूसरी बात में कि दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रादेशिक अखंडता की अवहेलना नहीं करेंगे। यहाँ पर ये भी कहा गया, यहाँ पर एक और वादा किया गया और कहा गया कि प्रादेशिक अखंडता की अवहेलना नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के जो बॉर्डर हैं उसको हम एक दूसरे के बॉर्डर को बनाए रखेंगे। भाई आप अपनी तरफ रहिए, आप अपनी तरफ रहिए, मतलब कोई किसी के बॉर्डर का उल्लंघन नहीं करेगा। फिर कहा गया कि एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता में भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक और बातें शामिल की गई या कहा गया, एक और वादा किया गया कि दोनों देश क्या करेंगे या दोनों देश के जो राजनीतिक दल होते हैं वे किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, जैसे पाकिस्तान की जो सरकार है और भारत की जो सरकार है, दोनों एक दूसरे को किसी भी प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ये भी कहा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा गया दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गए। तो दरअसल बात करते हैं, कहा गया कि दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हम निम्नलिखित उपाय भी करेंगे। तो इसमें कहा गया कि सभी संचार संबंध फिर से स्थापित किए जाएंगे। इसमें कहा गया सभी संचार संबंध फिर से हम क्या करेंगे, स्थापित करेंगे, यानी कि पहले जैसे चल रहा था वैसे फिर से हम चलाने का प्रयास करेंगे। फिर कहा गया कि आवागमन की सुविधा भी दी जाएगी और जिससे दोनों देशों में घनिष्ठ संबंध भी स्थापित हो सके। अब यहाँ पर एक और वादा किया गया और कहा गया कि दोनों देशों में आवागमन की सुविधा दी जाएगी और जिससे दोनों देशों में घनिष्ठ जो संबंध स्थापित हो सके, यानी कि दोनों देशों के बीच में आपस में क्या हो, मित्रता बढ़े।
नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा गया व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी सहयोग किया जाएगा। कहा गया अगर हमें अपने दोनों देशों के बीच में संबंधों को सामान्य बनाना है तो उसके लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा कि व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा गया विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में आदान प्रदान को भी हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर हमें दोनों देशों के बीच के संबंधों को सामान्य करना है, पहले जैसे करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि विज्ञान एवं संस्कृत के बीच में भी हम आदान प्रदान करेंगे या आदान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 17 सितंबर 1971 के बारे में बात करते हैं। तो 17 सितंबर 1971 के युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी की मान्यता दे दी जाती है। तो जैसे कि बात करते हैं 17 सितंबर 1971 की बात करते हैं, तो युद्ध विराम यानी कि युद्ध विराम रेखा को जिसे एलओसी के नाम से जानते हैं, तो उसको मान्यता दे दी जाती है। स्थायी शांति में हित में इस बात पर सहमति हुई कि भारत और पाकिस्तान की सेनाएं अपने अपने क्षेत्रों में वापस हो जाएंगे। तो इसमें ये भी कहा गया कि अगर स्थायी और शांति हमें बनाए रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं अपने अपने क्षेत्र में वापस हो जाएंगे। तो जिसका जो क्षेत्र है वो अपने तरफ यानी कि पाकिस्तान के जो सैनिक है पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे और भारत के जो सैनिक है भारत की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इसमें ये भी कहा गया। नेक्स्ट बात करते हैं 1978 में पाकिस्तान में पुनः सैनिक शासन स्थापित हो जाता है। दरअसल ये ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं, अभी तो ये केवल भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में हम ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत नए नए वादे कैसे कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फिर से एक नया चीज़ें आ जाती हैं 1978 में। यहाँ 1971 में 1972 में बहुत सारे हम समझौते करते हैं और वहाँ पाकिस्तान में फिर 1978 में फिर कहीं ना कहीं अस्थिरता आने लगती है और आगे चलकर जैसे ही अस्थिरता आएगी वैसे ही समस्याएं फिर कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। चलिए इसको समझते हैं। 1978 में पाकिस्तान में पुनः सैनिक शासन स्थापित हो गया और जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने और उन्होंने इस्लामीकरण की नीतियों को बढ़ावा दिया। देखिए अब 1978 में क्या होता है कि दोबारा पाकिस्तान में क्या होता है, सैनिक शासन स्थापित हो जाता है। अब वहाँ के जो राष्ट्रपति बनते हैं जिनका नेम था जनरल जियाउल हक। तो जनरल जियाउल हक क्या करते हैं, वे कहते हैं कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, फिर से इस्लामीकरण होना चाहिए और इस्लाम के आधार पर ही सारी नीतियाँ या सारा काम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस्लामीकरण की नीतियों को बढ़ावा दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है, जो पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बनते हैं। और पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो जनरल जनरल जिया उल हक बनते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने सीधे युद्ध के द्वारा कश्मीर को लेने का प्रयास किया लेकिन उसे प्रत्येक बार असफलता भी हाथ लगी। जैसा कि बात करते हैं पाकिस्तान ने कई बार ऐसे प्रयास किए कि सीधा हम युद्ध करके कश्मीर को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं होता है, यानी कि पाकिस्तान को ऐसी सफलता कभी नहीं मिलती है। फिर इसलिए 1980 के दशक में क्या होता है, कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान ने अनेक रणनीतियों का प्रयोग किया। तो दरअसल बात करते हैं तो 1980 के दशक में क्या होता है, कश्मीर मुद्दे पर क्या होता है, पाकिस्तान ने क्या किया, अनेक रणनीतियों का प्रयोग किया। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को विश्व के प्रत्येक मंच पर उठाया। पाकिस्तान ने क्या किया कि कश्मीर को पाने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया, कश्मीर को पाने के लिए विश्व के प्रत्येक मंच पर इस मुद्दे को उठाया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसने अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का भी प्रयास किया। तो कश्मीर वाले मुद्दे को पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का भी प्रयास किया ताकि भारत पर दबाव बने और भारत क्या करे, दबाव में आकर पाकिस्तान को कश्मीर दे दे। सोचिए क्या भारत इतना पागल है कि वो एक तरीके से पाकिस्तान की ऐसी हरकतों को देखकर और भारत बिल्कुल शांतिपूर्वक पाकिस्तान को दे देगा कश्मीर, ये लो भैया तुम ले जाओ। हाँ आप सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, भारत ऐसा कभी नहीं कर सकता है, पाकिस्तान कुछ भी कर ले। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पाकिस्तान ने अब भारत में कश्मीर एवं पंजाब जैसे क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन दिया और भारत के विरुद्ध एक छद्म युद्ध की नीति की शुरुआत कर दिया। तो दरअसल बात करते हैं पाकिस्तान अब सीधी लड़ाई नहीं लड़ेगा। अब पाकिस्तान समझ गया है कि सीधी लड़ाई से हमें कभी कोई फायदा नहीं हुआ है, हर बार हमें हार का ही सामना करना पड़ा है। ठीक है, अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि भारत में
भारत के जो राज्य हैं, जैसे कश्मीर की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देता है और भारत के विरुद्ध एक छद्म युद्ध की नीति की शुरुआत कर देता है, यानी कि एक छद्म युद्ध की शुरुआत कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पाकिस्तान ने भारत की बराबरी करने के लिए अपने सैन्यकरण को प्रभावी करने के लिए परमाणु हथियार के निर्माण को की कोशिश की और सफलता भी अर्जित कर ली। दरअसल बात करते हैं, पाकिस्तान ने भारत की बराबरी करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया। जैसे कि बात करते हैं, सैन्यकरण को प्रभावी बनाने के लिए यानी कि अपने सैनिकों को मजबूत करने के लिए परमाणु हथियारों के भी निर्माण करने की कोशिश की और निर्माण ही नहीं किया बल्कि उसने सफलता भी अर्जित की। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास भी अगर देखा जाए तो परमाणु हथियार इस समय मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से ही चाहा है कि भारत को कहीं ना कहीं हमें नीचा दिखाना है और उसके लिए उसे जो कुछ भी बन पड़ता है वो करने का हमेशा प्रयास करता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण एशिया में बांग्लादेश में वर्ष 1980 के दशक में तानाशाह आ जाता है और बांग्लादेश भी धार्मिक कट्टरता बांग्लादेश में भी क्या होता है, धार्मिक कट्टरता बढ़ने लगती है। जैसे कि बात करते हैं कि दक्षिण एशिया में बांग्लादेश में वर्ष 1980 के दशक में अगर देखा जाए तो तानाशाही शासन आ जाता है दोस्तों, और बांग्लादेश में भी धार्मिक कट्टरता बढ़ने लगती है। और 80 के दशक में नए शीत युद्ध के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका के लिए पाकिस्तान की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई। तो 1980 के दशक में अगर देखा जाए तो नए शीत युद्ध के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका के लिए पाकिस्तान की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा जा रहा है कि जिमी कार्टर एवं रीगन ने जनरल जिया उल हक का प्रयोग सोवियत संघ के द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के विरुद्ध किया। तो जिमी कार्टर और रीगन ने क्या किया, जनरल जियाउल हक के बारे में बात करते हैं, तो इसका प्रयोग सोवियत संघ के द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के विरुद्ध किया गया या किया। वर्ष 1988 में सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान से लौट गई। दरअसल क्या होता है, 1988 में क्या होता है, सोवियत संघ की जो सेनाएं होती हैं, सोवियत संघ की जो सेनाएं होती हैं वो अफगानिस्तान से लौट आती हैं और वर्ष 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और इसी के साथ क्या होता है, विश्व से शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। दरअसल बात करते हैं 1991 में क्या होता है, तो 1991 में क्या होता है कि सोवियत संघ का विघटन होता है और इसी के साथ क्या होता है, विश्व से शीत युद्ध जो चल रहा था उसकी समाप्ति हो जाती है या युद्ध समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, शीत युद्ध के बाद संबंध कैसे रहे भारत और पाकिस्तान के। आइए समझते हैं शीत युद्ध के बारे में, शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे रहे। जैसा कि बात करते हैं, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद क्या होता है, दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल दिया जाता है। दरअसल क्या होता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जब कोल्ड वार समाप्त हो जाता है तो दोनों देशों के बीच या दोनों देश क्या करते हैं, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हैं। लेकिन क्या होता है, वर्ष 1991 के बाद विश्व में हो रहे महत्वपूर्ण परिवर्तन को देखते हुए भारत पाकिस्तान संबंधों में भी सकारात्मक सुधार की आशा उत्पन्न हुई। तो कहने का मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान के अभी तक जितने भी संबंध हमने देखे, कहीं ना कहीं वे बिगड़े हुए हमें दिखे, लेकिन 1991 में क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सकारात्मक सुधार हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के द्वारा दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग बेहतर करने के लिए दक्षेश को क्या कहा जाता है, सार्क कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत के द्वारा दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक सहयोग को बेहतर करने के लिए दक्षेश को प्रभावी बनाना और पाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया गया। दरअसल क्या होता है, भारत ये कहता है कि दक्षिण एशिया में हमें क्या करना है, आर्थिक सहयोग को बेहतर करना है और जिसके लिए हमें क्या करना होगा, दक्षेश को और प्रभावी बनाना होगा, जिससे क्या होगा कि हमारे जो आर्थिक संबंध हैं और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएं। तो इसी बात पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं शीत युद्धोत्तर
विश्व राजनीति में, भारतीय विदेश नीति में अनेक परिवर्तन हुए और पाकिस्तान में भी क्या होता है, लोकतंत्र की बहाली हो जाती है। शीत युद्धोत्तर विश्व राजनीति में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन इस समय होता है। तो भारतीय विदेश नीति में अनेक परिवर्तन होता है। तो इस समय क्या होता है कि भारत की विदेश नीति में भी काफ़ी अच्छा परिवर्तन होता है और पाकिस्तान में भी एक नई चीज़ें आ जाती हैं, लोकतंत्र की बहाली हो जाती है फिर से। कहने का मतलब ये है कि जो सैनिक शासन था वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है और लोकतंत्र की बहाली हो जाती है। अब आइए बात करते हैं परमाणु परीक्षण। तो इसके पहले हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान और भारत के संबंध थोड़ा से अच्छे भी हमें देखने को मिले हैं। और कब मिले हैं यह संबंध अच्छे देखने को, तो 1991 में कहीं ना कहीं ये संबंध हमें अच्छे देखने को मिले हैं। लेकिन अब आइए समझते हैं परमाणु परीक्षण 1998 के बारे में। जैसा कि बात करते हैं 1998 में भारत पाकिस्तान दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किया और दोनों देश पुनः एक दूसरे को अपनी सुरक्षा के खतरे के रूप में देख रहे थे। दरअसल ये तो पहले ही बात हो गई, पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान हमेशा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत को एक खतरे के रूप में देखता है और वहीं पर अगर देखा जाए तो भारत भी पाकिस्तान को एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं खतरे के रूप में देखता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा नए नए चाल चलता रहता है और जिससे यह माना गया दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर परमाणु संघर्ष भी हो सकता है। जब क्या होता है 1998 में दोनों देश परमाणु परीक्षण कर लेते हैं तो लोगों ने यह आशंका जताना शुरू कर दिया कि हो सकता है आगे चलकर कश्मीर मुद्दे को लेकर परमाणु संघर्ष भी हो जाएगा, हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई दोस्तों, और मुझे लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं भारत का दृष्टिकोण क्या है। अभी इसके पहले हमने पाकिस्तान के दृष्टिकोण को भी अच्छे से देखा था पहले वाली क्लास में, और फिर हमने देखा ताशकंद समझौता, फिर हमने देखा शिमला समझौता के बारे में। अब हम जानेंगे, यानी कि अब हम जानेंगे या देखेंगे भारत के दृष्टिकोण के बारे में। जैसे कि बात करते हैं परमाणु परीक्षण का उद्देश्य। परमाणु परीक्षण का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों पर आधारित था। तो भारत कहता है कि भाई हमने परमाणु परीक्षण इसलिए किया है ताकि हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके और राष्ट्रीय हितों की जो हमारी सुरक्षा है वो भी पूरा हो सके। क्योंकि गुटनिरपेक्ष विदेश नीति एवं एक बड़ा देश होने के कारण भारत ने अन्य राष्ट्रों से परमाणु सुरक्षा प्राप्त करने के विकल्प का चयन नहीं किया। भारत ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भारत ने कहा कि भाई एक तरीके से गुटनिरपेक्ष विदेश नीति और एवं एक बड़ा देश होने के लिए, देखिए भारत गुटनिरपेक्ष विदेश नीति में क्या है कि भारत कभी भी गुटों में नहीं रहना चाहता है। भारत ने हमेशा अपने आप को निरपेक्ष माना हुआ है, हमेशा अपने आप को तटस्थ माना हुआ है और हमेशा भारत तटस्थ रहा भी है। ठीक है, और इसमें इसीलिए कहा भी जा रहा है कि भाई गुटनिरपेक्ष नीति के हिसाब से अगर देखा जाए और एक बड़ा देश के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए परमाणु सुरक्षा यानी कि हमारे पास परमाणु तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो और इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प है भी नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी ओर अगर देखा जाए तो फिर क्या कहा जा रहा है। दूसरी ओर विकसित देशों का मानना है कि निशस्त्रीकरण की संकल्पना सार्वभौमिक और विश्वव्यापी के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकी। दरअसल बात करते हैं विकसित देशों का मानना यह है कि निशस्त्रीकरण की संकल्पना सार्वभौमिक और विश्वव्यापी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सका। देखिए विकसित देश क्या चाहते हैं कि अब क्या होना चाहिए कि लोगों के पास यानी कि किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। ठीक है, वे चाहते हैं कि सभी लोग निशस्त्रीकरण कर दें, यानी किसी के पास एक तरीके से हथियार वगैरह नहीं रहना चाहिए। ठीक है, केवल ये लोग बोलते अकेले हैं, ये जो विकसित देश है ना, ये केवल बोलते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी इनसे बोला जाए कि भैया आप अपने परमाणु हथियार को नष्ट कर दीजिए तो ये कभी नष्ट नहीं करेंगे। ये बोलेंगे एक काम करते हैं कि जिन लोगों के पास इतने डेट से इतने डेट के पास जिन लोगों ने परीक्षण किया है वे क्या करेंगे, अपना परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे और बाकी हम लोग नहीं नष्ट करेंगे, यानी कि इसके पहले वाले कोई भी नष्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये सब इनकी हमेशा से चाल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसलिए भारत ने परमाणु विस्फोट के पश्चात कहा कि वह निशस्त्रीकरण की मान्यता में पूर्ण विश्वास करता है। यदि ऐसे संधि समूचे राष्ट्र के लिए लागू हो जाए तो भारत कहता है ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि सभी लोग एक तरीके से निशस्त्रीकरण होना चाहते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी मानते हैं इस बात को। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि सभी देशों को एक संधि करना पड़ेगा और सभी को निशस्त्रीकरण होना पड़ेगा, यानी निशस्त्र होना पड़ेगा। ठीक है, सभी को ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन ये सब केवल और केवल मान्यताएं हैं, भारत तो पहले ही तैयार हो जाता है। ठीक है भैया,
अगर आप चाहते हैं तो हम इसको ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे, लेकिन आपको भी ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन जब दूसरों की बात आ जाती है, जो विकसित देश हैं उनकी बात आ जाती है, तो वे लोग क्या कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा कुछ भी, जो जैसा है वैसे ही चलने दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत ने परमाणु अप्रसार यानी कि एनपीटी की बात करते हैं, और समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि की बात करते हैं। सीटीबीटी पर भेदभावकारी होने के कारण भारत ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया हुआ है। तो एनपीटी के बारे में यदि हम बात करते हैं, सीटीबीटी के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो भारत ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पाकिस्तान का दृष्टिकोण है कि पाकिस्तान के अनुसार वह एनपीटी व सीटीबीटी पर तभी हस्ताक्षर करेगा जब भारत इस पर हस्ताक्षर कर देगा। देखिए, पाकिस्तान ये कहता है कि भाई हस्ताक्षर तो मैं भी कर दूंगा, लेकिन कब करूंगा, जब भारत इस पर हस्ताक्षर करेगा तभी मैं हस्ताक्षर करूंगा, अन्यथा मैं भी हस्ताक्षर नहीं करूंगा एनपीटी और सीटीबीटी में। देखिए पाकिस्तान के कैसे रवैया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2008 में भारत एवं अमेरिका सिविल परमाणु समझौते के बाद पाकिस्तान ने कहा कि अब वह परमाणु अप्रसार संधि एवं समग्र परमाणु परीक्षण यानी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। दरअसल क्या होता है, 2008 में भारत और अमेरिकी सिविल परमाणु समझौते होते हैं। तो अमेरिका के सिविल परमाणु समझौता और भारत के बीच में होता है, तो फिर 2008 में पाकिस्तान कह देता है अब भैया हम पूरी तरीके से कंफर्म हो रहे हैं कि एनपीटी और सीटीबीटी पर हम कोई हस्ताक्षर नहीं करेंगे, चाहे भारत इस पर हस्ताक्षर कर भी देगा तब भी हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु क्षमता में बड़ा अंतर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि पाकिस्तान ने वैश्विक निशस्त्रीकरण के बजाय दक्षिणी परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने का प्रयास आगे किया। पाकिस्तान ने वैश्विक निशस्त्रीकरण के बजाय कहा उसने दक्षिण एशिया परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाया जाए, यही हमारे लिए सही होगा। पाकिस्तान ये कहता है कि वैश्विक को छोड़िए, ग्लोबल स्तर पर छोड़िए, हम दक्षिण एशिया को ही परमाणु मुक्त बना देते हैं। ये केवल पाकिस्तान ऐसा कह रहा है, ठीक है, इसके बातों पर भरोसा मत कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पाकिस्तान ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के परमाणु विस्फोट के कारण पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट किया है, इसलिए मूल दोषी अगर देखा जाए तो भारत ही माना जाएगा। अब पाकिस्तान यहाँ पर एक और बातें कह रहा है कि भारत ने क्या किया है, परमाणु विस्फोट किया है, और जिसकी वजह से हमने भी परमाणु विस्फोट कर दिया है, और इसलिए भारत ही इसका दोषी माना जाएगा क्योंकि भारत ने ही पहले परमाणु विस्फोट किया हुआ है। देखिए पाकिस्तान कैसा आरोप लगा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत ही दक्षिण एशिया में हथियारों की प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहा है। अब पाकिस्तान यहाँ पर ये कह रहा है कि जो अगर दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो जो हथियारों की होड़ मची हुई है, हथियारों की जो कंपटीशन है वो किसकी वजह से मची हुई है, वो भारत की वजह से मची हुई है, क्योंकि भारत ही ऐसा कर रहा है, यानी हथियारों की प्रतिस्पर्धा कर रहा है। अब आइए बात करते हैं लाहौर घोषणा पत्र के बारे में। दरअसल अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में पाकिस्तान की बस यात्रा की, जिससे संबंधों में अत्यधिक सकारात्मक उम्मीद हो जगे। दरअसल क्या होता है, 1999 में क्या होता है कि भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी क्या करते हैं कि एक बस यात्रा करते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो अच्छे हो सके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ और शिमला समझौते की भावना को दोहराते हुए कहा गया कि दोनों देशों के विवाद का द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। ये तीसरी बार ऐसा वादा है, आप देख रहे हैं, तीसरी बार ऐसा वादा है कि भारत और पाकिस्तान इस बात को लेकर वादा कर रहे हैं कि अब से हमारे बीच जो भी समझौता होगा हम एक टेबल पर बैठकर समझौता कर लेंगे, शांतिपूर्ण करेंगे, और हम किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। लेकिन ये केवल और केवल क्या होता है कि भारत तो कुछ करता नहीं है अपनी तरफ से कोई पहल, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ही जितने भी समझौते होते हैं वे सारे समझौते को खंडित कर देता है, कुल मिलाकर सारे समझौते को तोड़ देता है। ठीक है, ये है पाकिस्तान की विशेषता, गंदी वाले बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य लाहौर घोषणा पत्र के द्वारा इस मान्यता को खंडित करने का भी प्रयास किया गया। दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र आपस में युद्धरत होंगे और लाहौर घोषणा पत्र में निम्न मुद्दों पर सहमति व्यक्त की गई। क्या कहा गया, आइए समझते हैं। परस्पर शांति एवं स्थायित्व को बढ़ाएंगे और लोगों के विकास एवं समृद्धि के लिए कार्य करेंगे। देखिए दोनों देश ये कहते हैं कि हम क्या करेंगे, परस्पर एक दूसरे के साथ शांति स्थापित करेंगे और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देंगे,
और लोगों के विकास और समृद्धि के लिए हम कार्य करेंगे। भारत और पाकिस्तान अब क्या कर रहे हैं, नए नए वादे करना फिर से शुरू कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फिर क्या कहा गया। फिर कहा गया कि स्थायी शांति एवं सुखद संबंधों को दोनों देश की जनता भविष्य के लिए आवश्यक है। तो दोनों देश की जनता के भविष्य के लिए आवश्यक होगा, अगर हम शांति में रहते हैं और सुखद संबंध बनाए रखते हैं तो दोनों देशों की जनता के भविष्य के लिए बेहतर होगा, अगर हम शांतिपूर्वक अच्छे से रहते हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा गया कि सुरक्षा के क्षेत्र में परमाणु हथियारों के दृष्टिकोण ने दोनों देशों के उत्तरदायित्व को बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं दोनों देश के एक तरीके से सुरक्षा के क्षेत्र में परमाणु हथियारों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दोनों देशों का जो उत्तरदायित्व है कहीं ना कहीं बढ़ गया है। इसलिए बढ़ गया है कि भाई अब पाकिस्तान के पास भी परमाणु है और भारत के पास भी परमाणु हथियार है, तो दोनों देशों का उत्तरदायित्व ये बनता है कि कोई एक दूसरे पर हमला ना करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर क्या कहा गया। शिमला समझौते में दोनों देशों ने वचनबद्धता भी व्यक्त की। तो दरअसल बात करते हैं शिमला समझौते में जो दोनों देशों ने बहुत सारे वादे किए थे उसको फिर से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र में आस्था और शांति पूर्ण सह-अस्तित्व को भी मान्यता दी गई। इस समझौते में क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में भी आस्था हम रखेंगे। दोनों देश ये कहते हैं कि हम क्या करेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन है उसके जो नियम है उसमें भी हम आस्था रखेंगे और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को भी हम मान्यता देंगे, यानी कि बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, लाहौर घोषणा पत्र के इन मूल बिंदुओं के अतिरिक्त विदेश सचिवों के मध्य भी हम सहमति के ज्ञापन पर निम्नलिखित हस्ताक्षर करेंगे, यानी निम्नलिखित विषयों पर हस्ताक्षर करेंगे। जैसे कि बात करते हैं, दोनों देश की सुरक्षा के संदर्भ में परमाणु संघर्ष रोकने के लिए आपसी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए परमाणु विश्वास बहाली जैसे न्यूक्लियर कदमों पर भी हम पहल करेंगे। अब दोनों देश ये कह रहे हैं कि सुरक्षा के संदर्भ में परमाणु संघर्ष को हमें रोकना और उसको रोकने के लिए आपसी विश्वसनीयता को बढ़ावा देंगे, यानी कि हम एक दूसरे पर ज़्यादा विश्वास करेंगे और परमाणु विश्व बहाली जैसे कदमों की भी हम पहल करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर क्या कहा जा रहा है, दोनों देश आपस में परमाणु हथियारों के अचानक और अनधिकृत उपयोग की संभावना को रोकने के लिए एक दूसरे को प्रक्षेपास्त्र की परीक्षण की सूचना उपलब्ध कराएंगे। अब यहाँ पर एक और अच्छा वादा किया जाता है कि दोनों देश क्या करेंगे, आपस में परमाणु हथियारों के अचानक और अनधिकृत उपयोग की संभावना को हम रोकेंगे। मतलब ना तो हम अचानक किसी दूसरे देश पर हमला करेंगे एक दूसरे पर, और जो अनधिकृत तरीके से अगर उपयोग करना है तो उसको भी हम रोकने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे को प्रक्षेपास्त्र के भी परीक्षण देने की, यानी कि जो एक तरीके रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जाता है उस पर हम सूचना भी उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त कहा गया कि दोनों देश अपने यहाँ अलग से परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध रखने का भी प्रयत्न करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लाहौर समझौते में ये कहा जाता है कि हम क्या करेंगे, दोनों देश यानी कि हम क्या करेंगे, अपने यहाँ अलग से परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध रखने का प्रयास करेंगे ताकि एक तरीके से क्या हो सके, हम परमाणु परीक्षण ना करें। ठीक है, अपने अपने नियम बनाएंगे। तो कल की क्लास में हम देखेंगे कारगिल संघर्ष के बारे में। क्योंकि मैंने देखा है कि जब थोड़ी सी बड़ी क्लास हो जाती है तो आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा असहज महसूस करते हैं, आपको लगता है कि इतनी लंबी क्लास हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें तो कम से कम 1 घंटे की क्लास और हो जाए तो 2 क्लास में भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है बहुत अच्छे तरीके खत्म हो जाएंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।